498 ए की अगर बात होती है तो सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि किन मामलों में 498 ए जैसे मामलों को हम 482 के अंतर्गत जाकर के हाई कोर्ट से क्वैश करवा सकते हैं, या इनमें किन-किन को पार्टी बनाया जा सकता है, और क्या ऐसे कोई रिश्तेदार हैं जो कि बहुत दूर रह रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी अगर 498 ए का केस हुआ है, तो उनके मामलों में कोर्ट किस तरीके से अपनी प्रक्रिया देती है, कब उनके मामले में हाई कोर्ट के द्वारा उनका नाम निकाला जा सकता है ऐसे मुकदमे से, और कब क्वैशिंग की जा सकती है, या कब न्यायालय ऐसे मामलों में रद्द करती है ऐसे 498 ए जैसे एफआईआरों को। तो इस पर अभी हाल में ही एक मामला ऐसा आया जिसमें कि दहेज की माँग को 498 ए के अंतर्गत क्रूरता बताया गया था। जैसा कि जब भी आपके ऊपर किसी इस तरह के केस होते हैं, पति-पत्नी के बीच के जब भी विवाद के केस आते हैं, तो उसमें एक पॉइंट ये ज़रूर होता है कि दहेज की माँग की जा रही थी, और ये भी मामला कुछ ऐसा ही था। इसमें भी दहेज की माँग को लेकर के एफआईआर दर्ज कराए गए, जो कि मामला बना 498 ए में। और इसमें जो सबसे अहम टिप्पणी जो हुई, वो ये हुई कि केवल दहेज की माँग करना क्रूरता नहीं कहा जा सकता, कि केवल अगर दहेज की माँग की जा रही है, तो इसको हम 498 ए के तहत हम क्रूरता नहीं कह सकते हैं। अभी हाल में एक और मामला ऐसा आया था, जिसमें कि कोर्ट ने कहा कि हम क्रूरता की सख्त परिभाषाओं पर केंद्रित नहीं रह सकते, और जो अगर हम क्रूरता की परिभाषा ले रहे हैं, या फिर अगर हम इससे संबंधित मामलों को अगर हम हल कर रहे हैं, उस पर अगर हम निर्णय दे रहे हैं, तो उसमें हमें संभावित परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए, और साथ ही साथ पति-पत्नी के बीच में इस वक़्त कैसा संबंध है, और प्लस परिस्थितियाँ कैसी हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे मामलों को डिसाइड करना चाहिए। तो इस मामले में भी कोर्ट ने कहा कि केवल दहेज की माँग को क्रूरता नहीं कहा जा सकता, और ये कोई भी ठोस कारण नहीं है जिससे ये अब सिद्ध हो कि इस तरह का कोई भी अपराध गठित किया गया है। उत्पीड़न अगर हम आरोप की बात करते हैं, हम दहेज की माँग की बात करते हैं, तो ये हमारी इस परिभाषा में बिल्कुल भी नहीं आता। ये मामला कुछ ऐसा था, अगर हम इस केस को समझें, और केस के बाद फिर इसकी सारी परिस्थितियों को भी हम इस मामले में ज़िक्र करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इसका ज़िक्र करेंगे। साथ ही साथ हम बताएँगे कि इस मामले को हाई कोर्ट के द्वारा किन-किन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खारिज किया गया। तो ये मामला था 10 सितंबर 2019 को एफआईआर वाइफ ने की थी, जिसमें दर्ज कराया गया था कि पति के माता-पिता व दूर के रिश्तेदार और उनके और जो पति साथ में हैं, इन सब पर एक आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा दहेज की माँग की जा रही है, और दहेज की माँग किए जाने की वजह से मानसिक रूप से पत्नी का उत्पीड़न किया जा रहा है। शादी जो थी वो इनकी हुई थी 6 जून 2018 को। उसने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने उस पर गुड़गाँव में एक संपत्ति और अपने पिता के फ्लैट जो पति के नाम करने के लिए दबाव डाला है। इसके अलावा शादी में महँगे उपहार, गहने और 10 लाख रुपए के हनीमून गिफ्ट की माँग का आरोप शिकायत के अनुसार लगाया गया, और पत्नी ने कहा कि उनकी इस तरह की प्रताड़ना से तंग आकर के उसने अपना घर 15 फरवरी 2019 को छोड़ दिया, और अपने घर मतलब कि अपने ससुराल को छोड़ने पर वो मजबूर हो गई थी। शादी कब हो रही है? हो रही है 6 जून 2019 को, और कब छोड़ रही है? छोड़ रही है 6 जून 2018 को शादी होती है, और अपने ससुराल वाले घर को छोड़ती है 15 फरवरी 2019 को। और इसमें शिकायत क्या करती है कि उसके ससुराल वालों के द्वारा, मतलब कि जो सास-ससुर हैं वो कुछ दूर के रिश्तेदार, और पति के द्वारा उसके पिता की एक संपत्ति है, एक फ्लैट है जिसको कि उसके पति के नाम से किए जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हनीमून में गिफ्ट वगैरह सबको लेकर के 10 लाख रुपए की माँग की जा रही है, और महँगे-महँगे गिफ्टों की माँग की जा रही है। ये सारी चीज़ें एफआईआर में लिखवाई गई। तो साफ इसमें लिखवाया गया कि दहेज की माँग की जा रही है, और इस तरीके से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने इस पर कहा कि केवल दहेज की माँग करना क्रूरता नहीं है 498 ए के तहत। अब ये मामला पहुँचा हाई कोर्ट में 482 में। 482 में जब मामला गया, तो मामला जो याचिकाकर्ता इसमें थे 482 में जो गए थे, वो जो दूर के रिश्तेदार थे जिनके ऊपर केस कराया गया था, वो इस मामले में 482 में जाते हैं। अब इसमें मुख्य तर्क क्या-क्या लिया गया कि जो शिकायतकर्ता के पति के निकट संबंधी जो थे, जो दूर के रिश्तेदार थे, वो साथ में नहीं रहते, और उनका दहेज माँगने में कोई भी स्वार्थ नहीं है। क्योंकि वो साथ में नहीं रह रहे हैं, तो दहेज संबंधित जो भी माँग है उसमें उनका किसी भी तरह का कोई भी स्वार्थ नहीं है। आरोप अस्पष्ट है, और कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है वहाँ पे। तो इसमें इस तरह के जो तर्क थे वो लिए गए, जो 482 में जब गए, तो इनके द्वारा इस तरह के तर्कों को लिया गया।
अब 498 ए के तहत दहेज की मांग को अपराध नहीं माना जा सकता, ये तो इसमें फैसला दिया ही गया और साथ ही साथ कुछ अन्य मामलों का भी ज़िक्र किया गया जो कि आपको जानना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि आपके मामले में भी इस तरह के जो जजमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसा कि एक मामले का इसमें ज़िक्र किया गया, वो मामला है हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल का मामला। इस मामले का अगर हम मोटा-मोटा देखें तो इसमें ये कहा गया है कि झूठी प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इस मामले में कि अगर आपके ऊपर कोई भी झूठी एफआईआर दर्ज की जा रही है तो इससे संबंधित दिशा निर्देश जो हैं वो इस मामले में दिए गए हैं। मामला क्या है? हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल का मामला है। इसके बाद फिर दूसरा ज़िक्र किया गया प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य का। प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य के अगर हम केस की बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है 498 ए जैसे मामलों के लिए, क्योंकि इसमें 498 ए मामलों में पति के रिश्तेदारों को अतिरेक रूप से फँसाने की अ अ, जो कोशिश की जाती है, उसके लिए चेतावनी दी गई है कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा इसमें कहा गया है। तो ये मामला कौन-सा आपका प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य का मामला है जिसमें कि अगर पति के दूर के रिश्तेदारों को फँसाया जा रहा है तो उसके लिए चेतावनी दी गई है। इसके बाद फिर एक मामला जो कि बहुत ज़्यादा ये भी महत्वपूर्ण मामला हो जाता है, ये है आपका कहकसा कौसर बनाम बिहार राज्य का मामला। कहकसा कौसर बनाम बिहार राज्य का मामला 498 ए का अगर आपका मामला चल रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण केस लॉ है ये। इसमें क्या है कि सामान्य आरोपों के आधार पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता जब तक कि विशेष धाराओं के से संबंधित कोई ठोस सबूत न हो। मतलब कि केवल अगर आरोप सामान्य है, जैसा कि हमने आपको अपने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि अगर आप कोई भी आरोप लगा रहे हैं और उसमें आपने किसी डेट का ज़िक्र नहीं किया, घटना स्थल का ज़िक्र नहीं किया, समय का ज़िक्र नहीं किया, तो वो जो आपका आरोप होता है वो बहुत ही सामान्य हो जाता है। क्योंकि जो अगर हम घटनाओं की बात करते हैं, अगर हम आरोपों की बात करते हैं, तो मैक्सिमम करके केसेस में अगर आप पढ़ते हैं, तो आप ये देखेंगे जो याचिका दायर की गई है, उसमें दहेज की माँग करने के साथ-साथ घर से निकाल दिया गया, स्त्री धन रख लिया गया, मारा-पीटा गया, गाली दिया जाता था, इस तरह की बातें होती हैं। तो अगर केवल सामान्य आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इससे संबंधित भी जो बात है वो कहकसा कौसर बनाम स्टेट ऑफ बिहार राज्य के मामले में बताई गई हैं। तो ये कुछ ऐसे केस लॉज़ हैं जिनका ज़िक्र इस मामले में जबकि ये 482 में जब ये मामला गया तो उसमें कोर्ट के द्वारा किया गया। अब कोर्ट के मुख्य बिंदु क्या थे, ये भी आप जान लें। कोर्ट ने कहा इस मामले में जब 482 मामला गया तो कोर्ट ने कहा कि केवल दहेज की मांग को क्रूरता नहीं कहा जा सकता जब तक कि यह उत्पीड़न के साथ न हो जिससे महिला आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो या गंभीर चोट पहुंचे। कि केवल अगर दहेज की मांग की जा रही है तो आप इसे क्रूरता नहीं कह सकते जब तक कि ऐसे में वो जो महिला है वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित ना हो जाए या उसे कुछ गंभीर चोटें ना पहुंची हों। अब ऐसे में 498 ए का तो केस नहीं बनेगा लेकिन 3/4 डीपी एक्ट का केस बन जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की जो धारा है 3/4 इसमें केस बनेगा। लेकिन अगर हम 498 ए की बात करते हैं तो इसमें केस नहीं बनेगा अगर केवल ये कहा जा रहा है कि दहेज की मांग की जाती थी। जब तक कि आप ये ना साबित करते कि उस मांग की वजह से वो जो महिला है वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो गई थी या फिर उसे बहुत गंभीर चोटें आई थीं। दूसरा बिंदु क्या लिया कोर्ट ने कहा कि धारा 498 ए आईपीसी का उपयोग पति के दूर के रिश्तेदारों को फंसाने के लिए नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसे रिश्तेदार जो बहुत दूर रहते हैं उनको फंसाने के लिए 498 ए जैसे मामलों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद का जो बिंदु था वे ससुराल वालों को जो दंपत्ति के साथ नहीं रहते उन्हें तब तक अभियोग में शामिल नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उत्पीड़न में उनकी सक्रिय भूमिका न हो। मतलब ऐसे लोग, ऐसे रिश्तेदार चाहे वो आपके सगे भाई-बहन भी हों, चाहे वो आपके चाचा-चाची हों, चचिया सास-ससुर हों या इस तरह के कोई भी रिश्तेदार हों, जो कि आपके साथ उस घर में नहीं रह रहे हैं, उनको आप तब तक नहीं मामले में फँसा सकते, जब तक कि उनकी कोई सक्रिय भूमिका उसमें न हो। अगर सक्रिय भूमिका नहीं है, तो ऐसे रिश्तेदारों का नाम एफआईआर में नहीं लिखा जाना चाहिए। तो ये भी कहा 482 की में जब मामला गया तो इसमें कोर्ट ने। अब कोर्ट का जो निष्कर्ष आया वो ये आया कि शिकायतकर्ता दंपत्ति के साथ नहीं रहते थे, आरोप अस्पष्ट और ठोस सबूत नहीं। शिकायतकर्ता के माता-पिता ने खुद ही सुलह के लिए याचिकाकर्ताओं से संपर्क किया था।
जिससे उत्पीड़न के आरोपों पर संदेह उत्पन्न होता है। यहाँ पर जब याचिका डाली गई 482 में, तो उसमें इस बात का भी ज़िक्र किया गया कि उन्होंने पत्नी जिसने दावा किया था, उसके माता-पिता खुद आते हैं, हमसे सुलह समझौते के लिए प्रयास करते हैं। तो अगर वो खुद आपसे सुलह समझौते के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मतलब कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ संदेह उत्पन्न होता है कि ये मामला झूठा है और उनको पता है कि वो आगे चल के इसे साबित नहीं कर पाएँगे, इसलिए वो सुलह की बात करने आए हैं। तो ऐसे में भी मामला नहीं बनता, इस पे कहीं न कहीं संदेह है कोर्ट को। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी और आगे की कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी, इसलिए उनका नाम, जो कि दूर के रिश्तेदार थे, उनका नाम इस एफआईआर में से निकाला जाना चाहिए। तो ऐसे उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई थी, उसमें से इनका नाम निकाला गया, मतलब कि रद्द कर दी गई कार्यवाही इनके पक्ष में। जिन्होंने याचिका लगाई थी, याचिका किसने लगाई थी? जो दूर के रिश्तेदार थे। तो इस मामले में मेन जो पॉइंट्स थे, उसके बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया है। मामला क्या है, इसका भी आप केस जो इसका है वो आप समझ लें। वनीता गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का ये मामला है, जिसमें कि इस तरह की बातें हाई कोर्ट ने कही हैं। और इस तरह की चीज़ों को जानना, समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका अगर कोई केस चल रहा है, अगर आप छोटे-छोटे पॉइंट्स को अगर आप समझ लेंगे, तो आपको अपने केस को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरीके से उसे लड़ना है, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। इसी वजह से जो भी केसेज़ होते हैं, जो भी आदेश आते हैं, निर्णय होते हैं, उन सबको आपको पढ़ना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हैं, चाहे आपका कोई मामला चल रहा है इस तरह का तो भी। अगर आप जानते रहेंगे इसमें किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमने इससे संबंधित सारी जानकारी दे दी, जो भी मेन पॉइंट्स है इसके संबंध में, सारी चीज़ें आपको बता दी गई। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप उसमें डिटेल में कोई वीडियो चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर भी आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। अगर आपने कभी पहले दिया हुआ था कोई टॉपिक और उस पर आज तक वीडियो नहीं मिल पाया, तो एक बार से आप हमें रिमाइंड करा दें, उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।